हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। तो कल के वीडियो में हमने ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन क्लास देखा था और इंट्रोडक्शन के बाद उसके कुछ टॉपिक, जैसे कि पहला टॉपिक था जो संसाधन एवं इसके उपयोग, उसके बारे में हमने कुछ जाना था कि संसाधन क्या होता है, संसाधन कौन कौन सी वस्तुएं संसाधन होती है, या फिर इसके अलावा हमने देखा था कि मनुष्य दुनिया के समस्त संसाधनों में मनुष्य जो है वो सबसे सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है। तो कैसे होता है वो भी हमने देखा था। तो आज आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले नए जोश और उमंग के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। चलिए, तो बिना देर किए हुए, बिना समय गवाए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट यानी अध्याय 1 चल रहा था। क्या चल रहा था? अध्याय 1 जियोग्राफी का, भूगोल का अध्याय 1 चल रहा था। कौन सा सब्जेक्ट है? तो भूगोल। और भूगोल का अध्याय फर्स्ट चल रहा था जिसका नाम था संसाधन एवं इसके उपयोग। संसाधन एवं इसके उपयोग एवं इसके उपयोग। संसाधन एवं इसके उपयोग। कल हमने आपको बता दिया था कि ये जो संसाधन एवं इसके उपयोग चैप्टर का नाम है, इसमें इस संसाधन शब्द का जो प्रयोग किया गया है इसका अर्थ क्या होता है, ये मैंने कल आपको लिखा भी दिया था और बता भी दिया था कि संसाधन क्या होती है। तो संसाधन जो होती है हमारी पर्यावरण में, या हम बोल सकते हैं कि हमारी प्रकृति में मौजूद वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करती है तथा इसके अलावे मानवीय जीवन में सुख सुविधा प्रदान करते हैं, वे सारी की सारी वस्तुएं क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। या वे सभी की सभी वस्तुएं क्या होती है? संसाधन होती है। इसके बाद हमने बताया था कि मनुष्य जो है वो समस्त संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है। तो कैसे होता है ये भी हमने आपको कल बता दिया था। तो आज हम देखेंगे कि आज एक अगला टॉपिक देखेंगे कि मनुष्य सभी प्रकार के संसाधनों के निर्माता के रूप में कैसे जाना जाता है। मनुष्य जो है वो सभी, आज का टॉपिक है मनुष्य सभी संसाधनों के निर्माता के रूप में। यानी कहने का अर्थ है कि मनुष्य जो है वो सभी समस्त प्रकार के संसाधनों के निर्माता के रूप में मनुष्य कैसे उपयोग होता है, मनुष्य का उपयोगिता या मनुष्य उसकी उपयोगिता कैसे करता है। तो इस चीज़ को समझते हैं। और इस चीज़ को समझने के लिए कल भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि हमारी प्रकृति में, पूरी सृष्टि में या हमारी प्रकृति में विभिन्न प्रकार की संसाधनें जो हैं वो समस्त प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन तब तक वो संसाधन नहीं कहलाती जब तक कि उसका उपयोग मानव जीवन में न किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि जो हमारे देश में झारखंड राज्य का छोटा नागपुर क्षेत्र है। झारखंड राज्य का छोटा नागपुर क्षेत्र है। छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है वो खनिज संसाधनों की दृष्टि से भारत का रूर कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है? रूर कहा जाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि संसाधनों की दृष्टि से भारत का रीढ़ या भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो संसाधनों की दृष्टि से भारत का रूर जो कहा जाता है या भारत की रीढ़ जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर प्रदेश के क्षेत्र को, यानी छोटा नागपुर के क्षेत्र को कहा जाता है। और छोटा नागपुर का क्षेत्र कहाँ है? तो झारखंड में। छोटा नागपुर का क्षेत्र किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में। पहले ये बिहार में ही था। पहले जब विभाजन से पहले ये बिहार में ही था, लेकिन विभाजन के बाद जो भी खनिज पदार्थ या खनिज से संबंधित जो भी क्षेत्र थे या जो भी औद्योगिक क्षेत्र थे वो सारे के सारे कहाँ चले गए? झारखंड में चले गए। बिहार के पास कुछ भी नहीं बचा। तो ये जो अभी झारखंड यानी देश का खनिज संसाधनों की दृष्टि से जो देश का रूढ़ कहा जाता है वो किस संसाधन को किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो छोटा नागपुर क्षेत्र को कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को भारत के खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का रीढ़ कहा जाता है या भारत का रूढ़ कहा जाता है। तो मनुष्य, आज का टॉपिक ये है मनुष्य सभी संसाधनों के निर्माता के रूप में कैसे जाना जाता है। तो अभी हमने बताया कि संसाधनों की दृष्टि से छोटा नागपुर क्षेत्र जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक खनिज संसाधन वहां पाए जाते हैं। लेकिन जब तक वहाँ जो संसाधनें मौजूद थी या जो खनिज पदार्थ मौजूद थे उनका उपयोग मानव जीवन के लिए मानव के द्वारा अपनी तकनीक के सहारे, अपनी
शिक्षा के सहारे, अपनी कार्यकुशलता के सहारे, अपनी श्रम के सहारे उन खनिज संसाधनों का उपयोग मानव जीवन के लायक नहीं बनाया गया, तब तक हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि खनिज होते नहीं बनाए जाते हैं। आप इस एग्जाम्पल के तौर पे एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे गुजरात में जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात है। गुजरात में जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात है, जिसमें प्राचीन काल से ही जलधारा बहती रही है। प्राचीन काल से ही जलधारा बहती रही है, लेकिन तब तक वो संसाधन के रूप में नहीं विकसित हुई जब तक कि उसको शक्ति के विकास के रूप में उसका उपयोग नहीं किया गया। यानी विद्युत उत्पादन के लिए जब उसका उपयोग किया गया तो उसका उपयोग जो है वो शक्ति के विकास के लिए किया गया, तब जाकर के वो जलधारा क्या कहलाई? संसाधन कहलाई। इसके अलावे उस जलधारा से विभिन्न प्रकार के संसाधन का निर्माण होता है, जैसे कि सिंचाई हम कर सकते हैं, मत्स्य पालन कर सकते हैं, यातायात की सुविधाएं उससे संपन्न होती है। तो ये तब जाके संसाधन कहलाए जब ये इसका उपयोग मानव जीवन में मानव के उपयोग के लायक हुआ, तब ये क्या कहलाए? संसाधन कहलाए। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में या लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, इस कथन को स्पष्ट करें या इस कथन की व्याख्या करें। तो उसका जवाब हम देंगे कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। इस कथन का जवाब ये होगा कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते, क्योंकि हमारी प्रकृति में या हमारी पृथ्वी पर मौजूद जितने भी पदार्थ हैं या खनिज हैं वो सारे के सारे क्या हैं? संसाधन। लेकिन तब तक वो संसाधन नहीं है जब तक कि मानव के द्वारा अपनी तकनीक के सहायता से, अपनी शिक्षा के सहायता से, अपनी श्रम कुशलता से की सहायता से लगातार संघर्ष प्रयत्न और दुस्साहस रास्ते से गुजर करके जब तक उस खनिज को मानव जीवन के उपयोग के लायक नहीं बनाया जाए या उस पदार्थ को मानव जीवन के उपयोग के लायक नहीं बनाया जाए, तब तक वो पदार्थ जो है वो संसाधन नहीं कहलाएगी। तब तक वो पदार्थ क्या कहलाएगी? संसाधन नहीं कहलाएगी। जब उस पदार्थ या उस खनिज को मानव जीवन के उपयोग के लायक बना लिया जाता है, तब वो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। इसलिए आप उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं कि इसलिए यह कहा जाता है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर हो गया यहाँ पे। अब इससे आगे चलते हैं। तो ये मनुष्य जो है सभी संसाधनों के निर्माता के रूप में कैसे है? तो अभी आपने समझ लिया कि मनुष्य जो है सभी संसाधनों के निर्माता के रूप में क्या है, कैसे है। अब हम समझ लेते हैं। अब अगला टॉपिक जो है वो क्या है? संसाधन का महत्व। संसाधन का महत्व। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है संसाधन का महत्व। संसाधन का महत्व। चलिए एक चीज मिस्टेक हुई, उसको सुधार कर लेते हैं कि जो अब इससे पहले हमने टॉपिक बताया कि संसाधन यानी कि समस्त संसाधनों के निर्माण के रूप में मानव एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है या महत्वपूर्ण रास्ता होता है, तो वो कैसे होता है, या फिर ये जो क्वेश्चन आपको हमने बताया लघु उत्तरीय प्रश्न कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, इस कथन की व्याख्या करें, वो तो आपने समझ लिया। लेकिन चलिए उसको एक बार लिख भी लेते हैं। एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो चलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते, इस कथन की व्याख्या करें या इस कथन को स्पष्ट करें। तो इसका आंसर कैसे होगा वो आपको लिख दिए हैं। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए एक बार और इसको समझ लेते हैं कि प्रसिद्ध भूगोलवेता का कथन है कि एक चीज मिस्टेक होगी यहाँ पे, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। प्रसिद्ध भूगोलवेता जिम्मरमैन का कथन है। किनका कथन है? जिम्मरमैन का कथन है। प्रसिद्ध भूगोलवेता जिम्मरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते, क्योंकि हमारे पर्यावरण में मौजूद सभी पदार्थ तब तक संसाधन नहीं होते जब तक कि मानव अपनी कुशलता और विकसित तकनीक के सहारे उसे मानव जीवन के उपयोग के लायक नहीं बनाता है। और जब मानव अपनी कुशलता और तकनीक के सहारे उन सभी पदार्थों को मानव जीवन के आर्थिक विकास के लिए विकास के उपयोग के अनुकूल बना लेता है, तो वे सभी पदार्थ जो है वो संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। ये एकदम आसान सी सरल भाषाओं में लिखा गया, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आप अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका अगला टॉपिक है संसाधनों का महत्व। आपसे एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस टॉपिक से भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसाधनों के महत्व का वर्णन करें या संसाधनों के महत्व को स्पष्ट करें। संसाधनों के महत्व को स्पष्ट करें। तो संसाधनों के महत्व को स्पष्ट करें तो वो कहे फिर भी, या संसाधनों के महत्व का
वर्णन करे, ये है फिर भी हमारा आंसर वही रहेगा। अब ये संसाधनों का महत्व, ये जो टॉपिक है इसको सबसे पहले समझ लेते हैं, और आपका जो क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब भी यही रहेगा। अब वो है क्या, तो संसाधनों का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि संसाधनों का महत्व, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि संसाधनों का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि हमारे पृथ्वी पर अनेक पदार्थ बिखरे पड़े हैं, हमारी पृथ्वी पर अनेक पदार्थ बिखरे पड़े हैं, जिनका मानव के द्वारा सबसे पहले पता लगाया जाता है, जिनका मानव के द्वारा सबसे पहले क्या कहता है, पता लगाया जाता है। फिर उन्हीं मानवों के द्वारा अपनी प्रतिभा, बुद्धि, क्षमता, तकनीकी ज्ञान और कुशलता के सहारे, तकनीकी ज्ञान और कुशलता के सहारे उन सभी पदार्थों को मानव के आर्थिक विकास के उपयोग के लायक बनाया जाता है, मानव के आर्थिक विकास के उपयोग के लायक या उपयोग के अनुकूल बनाया जाता है। तब जाकर के वे सारे के सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं, संसाधन बन जाते हैं। तब जाकर के वे सारे के सारे पदार्थ क्या होते हैं, संसाधन बन जाते हैं। फिर मनुष्यों के आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का होना अति आवश्यक होता है, मनुष्य के आर्थिक विकास के लिए संसाधन का होना अति आवश्यक है। इस प्राचीन काल से लेकर के अब तक जितनी भी संपूर्ण दुनिया में, संपूर्ण विश्व में जितने भी युद्ध हुए हैं, वो सारे के सारे युद्ध इन्हीं खनिज संसाधनों को पाने या छीनने के लिए हुए हैं। तो इस तथ्य से, इस कथन से स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन में, मानव जीवन में संसाधनों का क्या महत्व होता है। अगर आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब आपका अगला टॉपिक जो है वो देखिए क्या है। अब आपका अगला टॉपिक है कि संसाधन की परिभाषा। क्या है अगला टॉपिक, संसाधन की परिभाषा। अब संसाधन की परिभाषा है, संसाधन की परिभाषा। संसाधन की परिभाषा। अब संसाधन की परिभाषा है, तो हमने आपको संसाधन के बारे में पहले ही बता दिया, तो क्या संसाधन की परिभाषा आप नहीं लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। और एक सिंपल सी भाषा, आसान भाषा जो हमेशा आसानी तरीके से समझ में आए और आराम से याद हो जाए, वो क्या है कि हमारे पर्यावरण में मौजूद वे सभी वस्तुएं, हमारे पर्यावरण में मौजूद वे सभी वस्तुएं जो मानवीय जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। चलिए लिखते हैं, हमारी पर्यावरण में मौजूद वे सभी पदार्थ, हमारे पर्यावरण में मौजूद वे सभी पदार्थ या वे सभी वस्तुएं भी ऐसे ही लिख दीजिएगी। हमारे पर्यावरण में मौजूद वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती हो, साथ ही मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती हो, या ऐसे, हाँ यही रहने दीजिए, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती हो, संसाधन कहलाती है। क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। एग्जाम्पल में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे कोई भी वस्तुएं, हमारी प्रकृति या हमारी पर्यावरण में मौजूद वे सभी की सभी वस्तुएं जो हमें मानव जीवन की जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, संसाधन कहलाएगी। जैसे खनिज हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, सड़क, मकान आदि, सड़क मकान आदि, ये सारे के सारे वस्तुएं ऐसी हैं जो मानवीय जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। तो ये क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। तो संसाधन की परिभाषा आप लोगों को याद हो गया होगा कि संसाधन किसे कहते हैं, या संसाधन क्या है, या संसाधन की परिभाषा दें। तो हमारी पर्यावरण में मौजूद वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है, क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ संसाधनों के नाम लिख देंगे, जैसे खनिज हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, सड़क हो गया, मकान हो गया आदि। ये सभी की सभी वस्तुएं ऐसी हैं जो हमारी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे।
चलिए अब हम आगे देखते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण। अगर जो संसाधन हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं वो प्रचुर मात्रा में और विभिन्न अनेक प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, तो उनका वर्गीकरण कैसे किया गया या उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, उस चीज को हम देख लेते हैं। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए संसाधनों का वर्गीकरण जो है वो विभिन्न दृष्टिकोण से किया गया है। संसाधनों का वर्गीकरण विभिन्न दृष्टिकोण से अलग अलग तरीके से किया गया है, लेकिन उनमें कुछ प्रमुख हैं जिनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण। अब संसाधनों का वर्गीकरण, विभिन्न आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया। हम उन सारे आधारों को देख लेते हैं कि कैसे संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, संसाधन। सबसे पहले लिखेंगे संसाधन। अब इस संसाधन का वर्गीकरण जो है मुख्यतः 5 आधार पर किया गया। मुख्यतः कितने आधारों पर किया गया है, 5 आधार पर किया गया है। इन संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है, मुख्यतः 5 आधारों पर किया गया। सबसे पहला जो है वो है उपलब्धता के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर। दूसरा जो है या तो हम उसको उत्पत्ति के आधार पर बोल सकते हैं या स्रोत के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा क्या है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा जो है, तीसरा पुनः प्राप्ति के आधार पर। तीसरा क्या है, पुनः प्राप्ति के आधार पर, पुनः प्राप्ति के आधार पर। तीसरा पुनः प्राप्ति के आधार पर है। चौथा जो है वो स्वामित्व के आधार पर। चौथा क्या है, स्वामित्व के आधार पर। चौथा स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। और ये पांचवा जो है वो पांचवा है विकास के विभिन्न स्तरों के आधार पर। पांचवा क्या है, विकास के विभिन्न स्तरों के आधार पर, विकास के स्तरों के आधार पर, विकास के स्तरों के आधार पर, आधार पर। यानी कि संसाधनों का वर्गीकरण जो किया गया है वो संसाधनों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने भागों में किया गया है, तो मुख्यतः 5 भागों में किया गया है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है उपलब्धता के आधार पर, दूसरा है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है पुनः प्राप्ति के आधार पर, चौथा है स्वामित्व के आधार पर, और पांचवा क्या है, विकास के स्तरों के आधार पर है, विकास के स्तरों के आधार पर। अब ये जो संसाधनों का वर्गीकरण 5 अलग अलग स्तरों में किया गया या 5 अलग अलग दृष्टिकोण से किया गया है, इन पांचों दृष्टिकोण में भी इनका विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले क्या, उपलब्धता के आधार पर। अब उपलब्धता के आधार पर है तो उपलब्धता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। उपलब्धता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो एक संसाधन है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित। उपलब्धता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला उपलब्धता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा जो होता है वो मानव निर्मित संसाधन होता है। दूसरा मानव निर्मित संसाधन होता है, मानव निर्मित संसाधन। अब ये उपलब्धता के आधार पर 2 संसाधन हो गए, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। अब आता है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें भी स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन जो होते हैं वो 2 प्रकार के ही होते हैं। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो एक है जैविक और दूसरा क्या है, अजैविक। एक क्या है, जैविक संसाधन और दूसरा है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन, दूसरा है अजैविक संसाधन, अजैविक संसाधन।
अब तीसरा है पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो पुनः प्राप्ति के आधार पर भी संसाधन जो होते हैं वो दो प्रकार के ही होते हैं, एक होता है नवीकरणीय, दूसरा होता है अनवीकरणीय। तो एक संसाधन क्या हो जाएगा, नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। अब है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो है वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब ये 4 प्रकार के संसाधन होते हैं, तो आखिर 4 प्रकार के कौन कौन से संसाधन होते हैं। तो सबसे पहला संसाधन जो होता है वो निजी संसाधन होता है। क्या होता है, निजी संसाधन, निजी संसाधन। दूसरा जो होता है वो सामुदायिक संसाधन होता है, सामुदायिक, सामुदायिक संसाधन। तीसरा जो होता है वो राष्ट्रीय संसाधन होता है। तीसरा क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा जो होता है वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन होता है। चौथा क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के हो गए। कौन कौन से, एक पहला हो गया निजी संसाधन, दूसरा हो गया सामुदायिक संसाधन, तीसरा हो गया राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब विकास के स्तरों के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो विकास के स्तरों के आधार पर भी संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से वो देख लीजिए। विकास के स्तरों के आधार पर भी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, जिनमें सबसे पहला होता है संभाव्य संसाधन, संभाव्य संसाधन, संभाव्य संसाधन। दूसरा जो होता है वो होता है ज्ञात संसाधन। क्या होता है, ज्ञात संसाधन। तीसरा जो होता है वो होता है भंडारित संसाधन। तीसरा क्या होता है, भंडारित संसाधन, भंडारित संसाधन। और चौथा जो होता है वो होता है संचित संसाधन। क्या होता है, संचित संसाधन, संचित संसाधन। चौथा क्या होता है, संचित संसाधन। तो यहां पर संसाधनों का वर्गीकरण आपने देख लिया कि संसाधनों का वर्गीकरण जो है वो किस प्रकार से किया गया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। इन सब की परिभाषा जो है हम अगली क्लास में लिखेंगे। और आप लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग जो भी व्यक्ति नए हैं वो या इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, और लाइक जरूर करें, लाइक जरूर करें, बेल आइकन को दबा देंगे। और आप लोग अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियोस को शेयर कीजिएगा। और क्लास जो है वो रेगुलर चलती रहेगी और संपूर्ण क्लास कराई जाएगी, सब हर सब्जेक्ट की क्लास कराई जाएगी। और इस तरह से क्लास कराई जाएगी जैसे कि आप लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा होगा। कुछ इस तरह से क्लास करवाई जाएगी जिस तरह से आप लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा होगा, और सबसे बेहतरीन पढ़ाया जाएगा और रिजल्ट भी सबसे बेहतरीन दिया जाएगा। इस बात के लिए संतुष्ट रहिए कि आपका रिजल्ट जो होगा वो सबसे बेहतरीन होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए, थैंक यू।